कोई इंसान हवस में इस कदर अंधा हो जाए कि उसे 6 साल की नन्ही सी मासूम बच्ची की मासूमियत नजर न आए। रिश्ते की मर्यादा भूलकर अपनी सगी भतीजी जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया, जिसे इस बात का इल्म है कि अभी उसकी उम्र महज 6 साल है, फिर भी उसके साथ घिनौनी कृत्य को अंजाम दे जाता है। सिगरेट से उसके बदन को दाग देता है, उसे लहूलुहान करके अपने गुनाह को छिपाने के लिए एक कार के डिग्गी में ठूंस देता है। तो उसे हैवान नहीं तो और क्या कहा जाए, उसे दरिंदा नहीं तो और क्या कहा जाए। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम समाज में हमारे ही बीच रह रहे उन हैवानों और पिशाचों को लेकर चर्चा के लिए आपके बीच में मौजूद हैं। जैसे हमें अपने मासूमों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, हकीकत है कि अपनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब ऐसी स्थिति बन चुकी है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि वहीं अपने कई मौकों पर हमारे विश्वास को रौंद कर ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम भी दे जा रहे हैं, जिसके बाद इंसानियत से भी भरोसा उठते चले जा रहा है। मामला महज दुर्ग में घटित वारदात की नहीं है, बल्कि देश के हर राज्य में मासूमों के साथ इस तरह की हैवानियत रोज हो रही है। हर दिन रिश्तों की मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। कहीं अपने हैं तो कहीं पड़ोसी हैं, कोई सगा है तो कोई अपनेपन का चोला ओढ़कर खड़ा है। सिरहन पैदा कर देने वाले इस मसले पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता निरुपमा वाजपेयी जी, मनोचिकित्सक स्मिता मिश्रा जी। और हम आप दोनों से समझना चाहेंगे कि यह ऐसी जो विकृति समाज में पैदा हो गई है, जो हैवान और पिशाच का रूप लेते चले जा रहे हैं, इंसान तो नहीं कह सकते ऐसे लोगों को, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वास्तव में यह कलयुग में ऐसा समय फिर से आ गया है जब महाप्रलय हो जाना चाहिए, जब पुनः निस्तो नाबूद हो जानी चाहिए धरती और वापस से शायद एक नए युग का जन्म होना चाहिए। यह ऐसी स्थिति बन गई है जब मन पीड़ा से सिरह जाता है। वास्तव में ऐसी वेदना होती है जिसको आदमी व्यक्त भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति आखिर क्यों, किस मजबूरी में, किस स्थिति में? हमारे साथ दो अहम पहलू हैं, जिस दोनों पहलुओं पे विचार और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ लोग हैं। अधिवक्ता के तौर पे निरुपमा वाजपेयी जी इसलिए जुड़ी हैं कि वो कानूनी रूप से चीज़ों को बता सकें कि आखिर क्या, कहां और कैसे सुधार किया जाए और किया जाना चाहिए। मनोचिकित्सक के रूप में स्मिता मिश्रा जी जुड़ी हैं, जो बताएंगे कि आखिर मनोविकार किस रूप पे पहुंच जा रहा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और घर में, समाज में क्या करना चाहिए कि ऐसी स्थिति से बचा जाए और मासूमों को बचाया जाए। पहला सवाल लेते हैं निरुपमा वाजपेयी जी से। समझना जरूरी है निरुपमा मैडम कि सरकार इतनी वारदातें देख रही है, रोज नई घटनाएं हो रही हैं। उसी दिन महाराष्ट्र में भी एक ऐसी ही बड़ी घटना हुई जहां पे बच्ची की उम्र मात्र 8 साल की थी। महज फर्क इतना है कि वहां पे उसका कोई सगा नहीं, पड़ोसी था। आखिर सरकार कब इस मसले पर, ऐसे मुद्दों पर कब इतनी जागरूक होगी? लॉ कब इतना सशक्त और मजबूत होगा कि किसी को ऐसे कदम उठाने से पहले भी मन में वो ऐसे विचार आ जाएं कि अगर गलती से भी मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे साथ ये अंजाम हो सकता है? ऐसे कठोर कानून कब बनाए जाएंगे और कितनी परीक्षाएं देनी होगी? निरुपमा जी। देखिए, वाकई में जो बीच बीच में जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार आ रही हैं और बहुत दुखदाई है, वाकई में मन को विचलित कर जाती है जी। और लगातार कानून में संशोधन हो रहे हैं, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, फिर भी क्यों ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं? जहां तक ठीक है, संवेदनाएं सबके मन में होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन कानून अपना एक अलग कुछ प्रभाव रखता है। अभी हाल ही में इसके लिए अधिकतम सजा फांसी की निर्धारित भी की गई है, उसके बावजूद भी लोगों में डर पैदा नहीं हो रहा है। उसका एक कारण यह भी है कि जो जांच एजेंसियां हैं, वे अपनी जांच में जो कई तरह के जो तथ्य या साक्ष्य इकट्ठे करते हैं, उसमें कुछ कमियां रहती हैं या कुछ तकनीकी कारणों से या अन्य कारणों से ऐसे वाकई में ऐसे जो अभियुक्त हैं, जिन्हें वाकई में फांसी होना चाहिए या इतनी कठोर सजा दी जानी चाहिए कि जिससे सामने वाला या कोई भयभीत हो, ऐसे अपराध न करे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोगों में डर नहीं है?
तो ऐसी एजेंसियां जिसके लिए बहुत सी ज्यादा तकनीकी, जैसे डीएनए टेस्ट क्यों इतनी जल्दी नहीं हो पाता, या डीएनए टेस्ट क्यों जांच एजेंसियां नहीं लगाती, जिससे कि एक पुख्ता सबूत माना गया है कि अगर डीएनए टेस्ट मैच कर जाता है तो उसके लिए अन्य कोई साक्ष्य नहीं चाहिए। जी अगर डीएनए टेस्ट दोनों का अगर है तो उसको वाकई में फांसी, अगर ऐसा जघन्य अपराध है तो फांसी की सजा होगी। और इसके लिए न्यूनतम सजा जो 20 साल है, वो ऐसे नहीं है कि केवल 20 साल में आके अपराधी बाहर आ जाए, उसके लिए भी ये सजा ऐसी है कि उसके मृत्यु पर्यंत तक उसको लाइफ सजा, लाइफ पनिशमेंट मिलेगा, जहां पे उसको जेल में मृत्यु पर्यंत रहना पड़ेगा, वो जीवित होकर वापस वहां से नहीं आएगा। उसके बाद भी लोगों में डर नहीं हो रहा है, निरुपमा सजा जी, नहीं हो रही। इस पटल से पता नहीं यह आवाज कितनी दूर तक जाएगी, बट हाँ, इसमें मेरी कोशिश जरूर ये रहेगी कि यह सरकार तक आवाज जाए और नियम कानून बनाने वालों तक आवाज जाए और यह विचार पहुंचाए जाएं। इसमें जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं? जैसे किसी भी आतंकवादी को, जैसे किसी भी नक्सली को, किसी भी ऐसे घटना पे गोली मार देने की का प्रावधान है, यह उससे भी निंदनीय कृत्य है। यह समाज का, संसार का सबसे घिनौना कृत्य है। इससे बुरा कृत्य कुछ नहीं हो सकता कि आप किसी के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं या सोच सकते हैं। तो उनके लिए क्यों 10 साल 20 साल की सजा? क्यों ऐसी सजा नहीं कि सरेआम उनको फांसी पे लटका दिया जाए, गोली मार दिया जाए, उनके अंग भंग कर दिए जाएं? ऐसा क्यों नहीं? क्यों किसी की बहू, बेटी, बहन, बीवी, किसी के साथ भी ऐसा क्यों हो? और क्यों बर्दाश्त करे सरकार? या क्यों समाज उसको किसी भी एक प्रक्रिया के तहत जाना पड़े और उस प्रक्रिया में समझना पड़े? जैसे ही यह प्रूफ होता है वैसे ही इसको नियमतः लाया जाना चाहिए पटल पे कि यह प्रूफ हो गया, यह दिख गया, साक्ष्य मिल गए। समाज में सरेआम ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं किया जा रहा है कि इसमें इसे यही सजा मिलनी चाहिए और इसे सजा तुरंत दिया जाना चाहिए? जी, जैसा आपने लगातार कहा कि इस पे एक ऐसा उदाहरण क्यों नहीं प्रस्तुत होता जिससे लोगों में वाकई में और डर पैदा हो और वो ये ऐसे अपराध करने की या हिम्मत न करें और हो ही ना ऐसे अपराध। जी तो अभी जैसे आपने कहा कि सबूत, अगर सबूत हम 4 दिन में चाहें तो 4 दिन में सबूत इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर सबूत इकट्ठे करना है उसके लिए समय चाहिए, डीएनए टेस्ट के लिए समय चाहिए। हाँ, समय के बाद भी वाकई में अगर सबूत इकट्ठे हो जाते हैं और यह अपराध साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, जिससे कि उसके ये साबित हो जाता है कि उसने ही ये अपराध किया है, तो उसके लिए कड़ा से कड़ा प्रावधान, फांसी की सजा है, लेकिन फांसी की सजा सार्वजनिक नहीं होती, उसको गोली मारने का आदेश नहीं है। क्योंकि भारत के कानून ऐसे हैं कि कुछ उनका कहना है कि अगर धीरे धीरे, जैसे जेल में रह के भी उसको हो सकता है कि उसको ये लगता है कि जो सबूत मेरे खिलाफ प्रस्तुत किए गए वो सबूत वाकई में कुछ बनावटी थे या नहीं थे, किसी तरह एजेंसियों ने मिलके उसको फंसाने के लिए ऐसा किया, वाकई में अपराधी कोई और था। इसलिए जैसे छानने की एक प्रक्रिया होती है कि छान छान के कुछ असलियत सामने आए, इसलिए तुरंत का कोई ऐसा एक्शन सजा के लिए नहीं लिया जाता कि आज अगर एक अदालत ने निर्णय दे दिया कि यह अपराधी है, इसके खिलाफ सारे सबूत सही पाए गए और इसे लाइफ का या कोई ऐसा अपराध दिया गया कि तुरंत गोली से उड़ा दिया जाए। निरुपमा जी, मैं समझ गया यह भावनात्मक प्रक्रिया नहीं है, इसमें भावनाएं काम नहीं करती हैं। अगर मैं किसी भावनात्मक पहलू से किसी बात को कह रहा हूं तो वह निश्चित ही काम नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि 100 में 10 ऐसे केस होते होंगे जहां पे जो आप कह रही हैं वैसी चीजें सामने आती होंगी। लेकिन 90 केसों में जहां साक्ष्य है, जहां कहीं ना कहीं चीजें साबित हो जाती हैं, वहां पे भी 10 साल 15 साल 20 साल की सजा दे करके छोड़ दिया जाता है। कम से कम जहां साक्ष्य सबूत मिल गए, जहां सारी चीजें साबित हो गई, वहां पे तो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कानून की तरफ से। ऐसा कानून बनना चाहिए कि कम से कम 90% तो रुके। जी, जैसा कि आपने कहा कि जो लोगों में 90% ऐसा नहीं है, अभी भी जेलों में ऐसे कई केस अब लगातार आ रहे हैं जिन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, खासकर बच्चियों के जो 12 साल 15 साल 16 साल से कम की बच्चियां हैं, अगर उनके साथ अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं उसमें आज भी लाइफ इम्प्रिजमेंट हो रहा है कि जिसमें कि वो जो आरोपी है वो जेल से तभी निकलेगा
जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, कुछ केसों में जिसमें ऐसा लगता है कि ये अपराध में कुछ ऐसा है कि उसकी एज अधिक थी या उसकी मर्जी से ऐसा कुछ हुआ, एज तो कम थी लेकिन उसकी मर्जी शामिल थी, तो शायद 10 साल या 20 साल तक वो सजा काटकर बाहर निकलता है। लेकिन अगर अपराध वाकई में साबित हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी ऐसा जो नया प्रावधान आया है उसमें वाकई में उन्हें सजा सुनाई जा रही है। अभी कुछ मामलों में फांसी की सजा है, लेकिन फांसी की सजा के लिए हमारे यहाँ जो प्रावधान है कि उसकी एक प्रक्रिया है कि पहले वो हाई कोर्ट आएगा, अगर वहां से कंफर्म होता है तो वो आरोपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कंफर्म हो जाती है फांसी तो राष्ट्रपति के पास भी उसका केस अपील में जाता है और वहां से डिसाइड होता है कि इसे फांसी की सजा देनी है या नहीं देनी है। बहुत से कारण होते हैं उसके कि किस कारण से उसको फांसी दी जाए या नहीं न दी जाए, लेकिन वो जेल में जो घुट घुट कर मरता है उसका ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा लग रहा है कि वो जेल में आराम से, लेकिन ऐसे केसेस में जेल में उन्हें ऐसा कोई सुविधा नहीं दी जाती और वो जेल में जिस ढंग से रहते हैं, ये बात अलग है कि बहुत कम केसों में ऐसा हो पा रहा है जिसमें सजा हो रही है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा और देखिए इसमें एक और बात है कि वो जेल में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे बड़ी बात है कि जिसको उसने सजा दी या सजा नहीं, जिसको उसने प्रताड़ित किया, वो प्रताड़ना का जो स्तर है वो जेल में जो भोग रहा है उससे तो कम ही है। तो जेल में जो उसको सजा मिल रही है उसके प्रताड़ना से तो कम ही है। तो वास्तव में यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जो उस पिशाच ने, उस हैवान ने जो प्रताड़ना दी सामने वाले किसी भी शख्स को, बच्ची को, इंसान को, किसी को भी, किसी भी उम्र के स्तर पे नहीं जाते हैं, उसकी जो सजा होनी चाहिए वह उस प्रताड़ना से बढ़ के होनी चाहिए। बहरहाल हमारे साथ स्मिता मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं। बहुत बड़ा सवाल है स्मिता मिश्रा जी कि आखिर मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए, साइकोलॉजिकल स्टेटस में देखा जाए, तो ऐसा क्या कदम उठाया जाए, कैसे किया जाए, कैसे समाज को सुधारा जाए, क्या होना चाहिए? देखिए, दो दिन है। पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूंगी, मुद्दा आपने उठाया, बहुत अच्छा किया। आप ऐसे मुद्दे बार बार उठाएं बिकॉज दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस, और ये इस बारे में जितनी चर्चा होगी उसकी ही समाधान निकलेंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो भी विक्टिम है, चाहे विक्टिम के पेरेंट्स हैं, चाहे विक्टिम इटसेल्फ, ये अंडरस्टैंड करें। ये चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपकी गलती नहीं है। तो हमारे जो सोसाइटी में है विक्टिम शेमिंग बहुत होती है, इसलिए विक्टिम जो आगे आके बोलते नहीं, और जो ऑफेंडर है वो और विग्र रूप ले लेता है और एनकरेज्ड होता है। ये एक बात। तो विक्टिम, एज अ विक्टिम प्लीज अंडरस्टैंड, चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे आपके साथ हुआ है, पूरी सिंपैथी है आपके साथ और आपकी गलती नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो ऑफेंडर्स होते हैं इनके लिए, जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि पनिशमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। और ये जो भी प्रोसेस है, मैं इतने लीगल उसमें नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए, जिससे कि ऑफेंडर को ये धारणा रहे कि इसके कारण, ये जो एक्ट है इसके कारण ये पनिशमेंट होगी। जब तक ये पनिशमेंट सामने नहीं आएगी, साइकोलॉजिकली दिस विल ग्रो, और जो हम देख रहे हैं ये ग्रो करता ही चला जाएगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि हम कुछ कंट्रीज में देखते हैं, दे हैव वेरी सीवियर पनिशमेंट्स, एंड आपने जो भी तहकीकात करनी है कर लीजिए, लेकिन स्पीड अप करिए, सो दैट एक कोई भी पर्सन हो या दो केस हो, जो भी केस हो, एक आध जब सीवियर पनिशमेंट आएगी ना, देन इट इज कॉल्ड डिटरेंट। ये आपका अपने आप ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली द ऑफेंडर्स, द रेपिस्ट, दे हैव गॉट समथिंग कि नहीं, ये इसका ये परिणाम होगा। सोसाइटी में हमेशा हर एक चीज के लिए एक परिणाम होना चाहिए, और वो ही एक चीज होती है जो आपको रोकती है। तो हमारे यहाँ जो हम देख रहे हैं वो रोकने वाली चीजें जो हैं बहुत ज्यादा उलझ जाती हैं। एंड विक्टिम हैज लिव्ड हिज लाइफ, उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होना था वो हो चुका है, वो लाइफ से जूझ रही है और ये जूझ रहा है। वी सी इन ऑल काइंड ऑफ ऑफेंडर्स। तो उसमें वो तो अपनी चैनल वो चली जा रही है उसकी लाइफ, उसके बाद आफ्टर सम टाइम एक शक्ति ही नहीं होती कि लड़े, तो ही गेट्स अवे, द ऑफेंडर गेट्स अवे। इसलिए ये बहुत फास्ट प्रोसेस होना चाहिए, ये एकदम सीवियर पनिशमेंट होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, एंड इट हैज टू बी पब्लिसाइज्ड कि ये पनिशमेंट हुई है।
पॉइंट ये नहीं है कि ऑफेंडर को है, पॉइंट ये है कि इट इज अ समथिंग फॉर अदर्स टू थिंक, बिल्कुल, इससे पहले कि वो कुछ ऐसा करे। बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सच ये है कि आज के स्थिति में मानवीय रूप से जितनी भी बातें कर ले या मनोवैज्ञानिक रूप से जितनी भी बातें कर लें, यह इस चीज़ों पे लगाम तभी लग सकती है जब सजा जुर्म से बड़ा होगा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां पे यह एक ऐसा मुद्दा है, यह एक ऐसा जुर्म है जहां पे इसकी सजा हमेशा जुर्म से बड़ी होनी चाहिए। वास्तव में हो ये रहा है कि जुर्म से सजा कम है, इसलिए भी इसमें कहीं मतलब कहीं कोई रोक जो कहना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जिस हिसाब से डर होना चाहिए वो डर नहीं हो पा रहा है। जैसा अभी आपने मिश्रा जी ने कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पे बहुत कड़े प्रावधान हैं, वहां पे ये घटनाएं रुकी हुई हैं या बहुत कम है। वो इसीलिए है क्योंकि वहां लोगों में डर है। तो वह स्थिति आनी बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता, हमारा काम है, एशियन न्यूज़ का काम है कि हम आवाज़ उठाते रहें, हम अपील करते रहें। और मेरी पूरी कानून व्यवस्था से, देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से यह प्रार्थना है, गुजारिश है, अपील है कि स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक ऐसा कड़ा से कड़ा प्रावधान बनाएं, ऐसा लॉ लाएं, ऐसा नियम बनाएं कि आदमी ऐसा कुछ भी कृत्य करने से पहले ही सिहर जाए कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर मैंने सोचा भी तो मेरे साथ इससे कई गुना ज़्यादा बुरा होगा। और शायद वो जब तक वह डर नहीं होगा तब तक ये चीज़ें, स्थिति नहीं सुधर सकती हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में हर 20 मिनट के भीतर रेप और हत्या का एक मामला दर्ज होने लगा है। तो हर दिन कोई एक मासूम जिसकी उम्र 0 से 12 वर्ष है, हैवानों को भेंट चढ़ रही है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता सबसे ज़्यादा तो है ही, बहरहाल कानून का भी उतना ही मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सजा का प्रावधान बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। स्मिता मिश्रा जी, निरुपमा वाजपेयी जी, आप दोनों ने अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया एशियन न्यूज़ को इस बहुत ही विशेष मुद्दा के लिए, इस बातचीत के लिए आप दोनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि समाज को मेरी आवाज़ पहुंचेगी, इस राज्य के सरकार के साथ में देश के सरकार को भी मेरी आवाज़ पहुंचेगी। और इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, जैसा कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे नियम लाए हैं, इस विषय पर भी कुछ ऐसा नियम और कानून बनाएगी, ऐसे होने वाले अपराधों पे कुछ रोकथाम लग सके। बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।